स्वागत है सभी बच्चों का। तो चलिए पिछले वाले वीडियो से आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले एक बात पूछनी थी। ये जब छुट्टियां हो जाती हैं तो छुट्टियों के समय पर ये टाइम वाला टेबल कहाँ चला जाता है, ये नहीं समझ में आता। अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो ज़रा कमेंट करके बताना भाई। और सारे टेबल होते हैं पर टाइम वाला टेबल पता नहीं, मतलब काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी ऐसा होता है, कोई वैकेशन चल रही हो तो ना टाइम होता है ना टेबल होती है कुछ पता नहीं चलता कहाँ चला गया। खैर, बिना इधर उधर समय बर्बाद किए कल से आगे चलते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और आज का वीडियो तो बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि सेंटेंस तो खास 7 लिखे हैं, लेकिन इतने में आधे घंटे के ऊपर निकल जाएगा। 40 मिनट ये समझो कि पहुँचेगा, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हैं। ध्यान से सुनिए, मज़ा आ जाएगा। और ये इतने सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। और ये ज़रूर है कि जिन्होंने इन सेंटेंसेस को नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये ज़रूर लगेगा कि आज उसने कुछ नया सीखा है, और नया ज़रूर सीखेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, बिल्कुल सेंटेंस नहीं है, ये रूल्स हैं। एक्चुअली जो टू को लगा हटाकर जो हम सेंटेंस बनाते हैं, तो वही शुरू हुआ था एडवर्ब टू को हटाकर हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे सेंटेंस। कल के टॉपिक जो बताए गए थे कि एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब टू को लगाकर, फिर अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव टू पैसिव, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे करके सिंपल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुल मिलाकर के 7-8 टॉपिक बताए गए थे। उनमें से पहला मैंने पिकअप किया था और उसी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो टू को हटाकर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो एक कल नियम था जो हमने सो दैट की यूज से बनाया था सेंटेंस, और साथ ये अर्थात 8 प्रकार से हम टू को हटा करके सेंटेंस को एडजस्ट करते हैं, यानी इंटरचेंज करते हैं, या फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं। तो वही है ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन का ये सेकंड वीडियो, और एडवर्ब टू को हटा करके एडवर्ब टू का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लिया गया था, क्योंकि मुझे मालूम था पहले से ही कि कल ज़्यादा पॉइंट आएंगे, इसलिए मैंने कल उसको बैकग्राउंड उसकी बता करके और एक नियम ले लिया था, और आज ये सारे नियम देखिए। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, इसमें ये होता है कि जब भी इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में दी हो, पैसिव फॉर्म में, अगर इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में, उसमें क्या था, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ऐसे आ जाता है। अगर इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में दी हो तो फिर हमें बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही रखना पड़ता है। अगर इन्फिनिटिव आप ये देखिए पैसिव वॉइस में है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बदला हुआ वाक्य भी हमारा पैसिव फॉर्म में ही होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? पहला सेंटेंस है द हाउस इज सो कॉस्टली, बदलने का नियम वही है, टू की जगह क्या कर देंगे, सो कर देंगे। ये कॉस्टली लिखा हुआ है, एडजेक्टिव कॉस्टली कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या बताया गया था, अर्थात ये सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, टू की जगह सो हो जाएगा, ये एडजेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद दैट रखना होता है, तो यहां पर रख देंगे दैट। तो ये हो गया द हाउस इज सो कॉस्टली दैट। अब हमने कहा था कि दैट के बाद पहले क्लॉज का सब्जेक्ट आता है। पहले क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है? पहली क्लॉज का सब्जेक्ट है हाउस। तो द हाउस के लिए ही या सी ऐसा कुछ तो लाएंगे नहीं, इट लाएंगे। क्या ले आएंगे? इट। तो यहाँ आ गया इट। इसके बाद आगे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट होगा, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट होगा। तो इसको देख करके ही वहां पर कैन नॉट या कुड नॉट लगाए। कभी कभी बच्चे देखते नहीं है और कैन नॉट चूंकि ज्यादा लगाते हैं तो कैन नॉट ही लगा जाते हैं, जबकि यहाँ पर कभी पास्ट टेंस भी दिया होता है तो वो कैन नॉट न लगा करके कुड नॉट मांगता है। लेकिन बच्चा यहाँ पर हमेशा कैन नॉट का ज्यादातर यूज करता है तो कैन नॉट ही लगा देता है। इसको देख करके ही लगाइए कि पीछे प्रेजेंट टेंस है
कि पास्ट टेंस है, तभी आगे फाइनल होगा कि कैन नॉट लगेगा कि कुड नॉट लगेगा। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा आपका कैन नॉट। ठीक, इसके बाद ये अगर देखिए टू हट गया यहां से, ठीक, ये वाला टू हट गया, द हाउस के बदले यहां पर ईट आ गया, ठीक है ना, ये आपका कंजंक्शन आ गया, ये सो और दैट कंजंक्शन है जो एक पेयर कंजंक्शन के रूप में होता है। तो यहाँ सो बीच में एडजेक्टिव और इसके बाद दैट, तो यहाँ सो दैट के बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब आएगा, दैट इट कैन नॉट। अब यहाँ पर बच गया बी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी, और फिर आगे लिखा हुआ परचेज्ड, तो लिख देंगे परचेज्ड। तो ये हो गया द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, अर्थात मकान खरीदे जाने के लिए अत्यधिक महंगा है, मतलब ओवर महंगा है, ज्यादा महंगा, एक्सट्रीमली कॉस्टली है, वो एक्सेसिवली कॉस्टली है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कॉस्टली है। अभी इसका सेंटेंस भी आएगा कि इन फ्रेजेस को हम कैसे यूज करते हैं, मजा आ जाएगा सेंटेंस को जब 4-5 तरीके से आप बनाओगे एक ही सेंटेंस को। तो द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, अर्थात मकान इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो ये आपका पैसिव फॉर्म है। अगर पैसिव फॉर्म में हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव फॉर्म में ही होना चाहिए। यहां पर देखिए दो चीजें लेकर के बताई गई थी बात, टेंस और सेंस, ये दोनों चीजें बराबर चलनी चाहिए, ये बदलनी नहीं चाहिए। टेंस ना तो वाक्य का टेंस बदलना चाहिए और ना ही वाक्य का सेंस बदलना चाहिए। ऊपर लिखा था कि मकान खरीदे जाने के लिए अत्यधिक महंगा है, अर्थात मकान इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता। दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल एक सा है। और यहाँ रूप परिवर्तन कैसे हुआ, दिखने में ये वैसा नहीं है जैसा ये है, अथवा दिखने में ये वैसा नहीं है जैसे ये है, पर अर्थ में सेम है। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था पहला वाक्य जो यहाँ पर हो गया। अब यही पहला नियम है। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम ये है कि अगर दिए गए इन्फिनिटिव या जो अगर पैसिव फॉर्म में है तो बदला हुआ वाक्य भी उस समय वहीं पर पैसिव फॉर्म होगा। ये दूसरा नियम था, पहला वाला कल हो चुका था। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस दूसरा, लिखा है ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। ही इज टू प्राउड, इसको भी बदलना हम शुरू करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही, फिर लिख देंगे इज, ही इज लिखा, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो। और प्राउड, प्राउड का मतलब होता है यहाँ पर घमंडी, प्राउड का मतलब होता है गर्व से भरा हुआ भी, लेकिन यहाँ घमंडी है। ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, अर्थात किसी को भी सुनने के लिए वो अत्यधिक घमंडी है। किसी को भी सुनने के लिए, किसी को भी सुनने के लिए का मतलब किसी की बात सुनने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए वो अत्यधिक घमंडी है। कहने का मतलब ये अर्थ आना चाहिए कि वो इतना घमंडी है कि किसी की बात सुन नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज सो प्राउड, दैट यहाँ पर आ जाएगा। दैट के बाद पहली क्लॉज के अनुसार उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप लगा दोगे कैन नॉट, और फिर इसके बाद आ जाएगा वहाँ पर ये टू हट जाएगा, इन्फिनिटिव का टू खत्म हो जाएगा, उसकी जगह कैन नॉट आ जाता है, लिसन आ जाएगा। तो यह हो गया आपका लिसन, हो जाएगा टू एनीवन, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन, वह इतना घमंडी है कि किसी की बात सुन नहीं सकता, किसी को सुन नहीं सकता या किसी की बात सुन नहीं सकता। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जहां हम ऐसे वाक्य में, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर हम कैन नॉट की जगह डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम विल नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, इसका प्रयोग हमेशा नहीं होगा। मतलब अगर आप ये चाहो कि यहाँ पर ये आप विल नॉट या डू नॉट का प्रयोग कर दो तो नहीं कर पाओगे। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट डज नॉट बी परचेज, गलत। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट विल नॉट बी परचेज, गलत। अर्थात ये जो यहाँ तरीका बताया जा रहा है कुछ ही वाक्यों में, ये हमको समझना पड़ेगा, भाव के अनुसार होता है। बहुत ध्यान से समझिए, वरना ये चीजें फंसा देती हैं बात को। और याद रखें, कंपटीशन वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो निश्चित तौर पर कंपटीशन का ये बेस है। देखिए, जब हम ग्रामर बेसिकली पढ़ते हैं, लड़का कंपटीशन तैयार कैसे करता है, जब वो इंटरमीडिएट में छोटी छोटी यही सारी चीज़ें, यही टेक्निक्स जो पढ़ कर जाता है, तभी कंपटीशन में वो बड़ी चीज़ें पढ़ पाता है। यही छोटी चीज़ें आपको पता नहीं है तो बड़ी चीज़ें आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि क्या होता है। जब ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं तो कहता हूँ जो फ्रेशर्स हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है निश्चित तौर पर। और जो ये पढ़ चुके हैं और आगे काफ़ी निकल चुके हैं तो वो तो आगे की देखें तो ज़्यादा सही है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं कि वो इन छोटी चीज़ों में अपना समय बर्बाद करें, फिर भी अगर उन्होंने इनको नहीं देखा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, इजीली पढ़ सकते हैं वो। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन। यहाँ पर ये भी कैन नॉट तो लगता ही है, आप चाहें तो ही के आधार पर ये डज नॉट यहाँ सेट कर सकते हैं। ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। वह इतना घमंडी है कि किसी की बात सुनता नहीं है, तो डज नॉट सपोर्ट कर रहा है। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। वह इतना घमंडी है कि किसी की बात सुनेगा नहीं, ये भी सही है। तो कैन नॉट, डज नॉट और विल नॉट। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे हम ये कहते हैं ही इज टू प्राउड टू लर्न। अभी आगे सीखने के लिए वह अत्यधिक घमंडी है। अगर उसको कोई बहुत अच्छी बात, ये बहुत सामाजिक बात कोई बता रहा कहीं पर है, मतलब सीखने इतना घमंडी है कि कुछ सीखने की प्रवृत्ति नहीं है कि कोई चीज समझ कर सीख ले, मतलब किसी की सुनकर सीख ले, किसी की मान कर सीख ले ना, घमंडी बहुत है, वह सीखते नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम ये कर देंगे, अब यहाँ पर ये इसके बेटर यूज माने जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर करें ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लर्न। वो इतना घमंडी है कि सीखेगा नहीं, तो विल नॉट, कैन नॉट से बेटर यूज, कैन नॉट से बेटर, विल नॉट लर्न। हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। वो इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकता, सही है। ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लर्न। वो इतना घमंडी है कि नहीं सीखता, यानी सीखता ही नहीं है। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लर्न। वो इतना घमंडी है कि सीखेगा ही नहीं। अर्थात ये तीनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों सपोर्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए विल नॉट, डज नॉट का प्रयोग हमेशा मत करें। कैन नॉट हमेशा सपोर्ट करेगा। कैन नॉट और कुड नॉट ऐसा मतलब जो है ये मॉडल वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब कहिए चाहे, कि मतलब कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनका प्रयोग कुछ ही वाक्यों में जो इस प्रकार के हों, ऐसा भाव देते हों, वहीं पर वहां पर ही इनका आप प्रयोग करें। वरना सेंटेंस गलत भी कर देगा। इसलिए इस चीज को आपको समझ करके ही प्रयोग करना है। तो ये था आपका दूसरा तरीका कि जब कभी ऐसा हो तो डज नॉट या विल नॉट या डू नॉट, अगर यहाँ आई होता तो डू नॉट लग जाता। डू नॉट और डज नॉट एक ही तरह के डिवाइस है, एक ही टेंस को शो करते हैं। विल नॉट एक अलग चीज है, कैन नॉट एक अलग चीज है। तो इस तरह से यहाँ पर देख करके ही इस्तेमाल करना है कि इसका हम प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा सेकंड नंबर का सेंटेंस। अब देखिए अगला चलते हैं। लिखा हुआ ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। जब कभी निगेटिव इन्फिनिटिव आ जाता है, जब कभी निगेटिव, यहाँ पर क्या है देखो, टू बी निगेटिव नहीं है। यहाँ पर क्या है, टू लिसन निगेटिव नहीं है। यहाँ पर टू गो आउट निगेटिव नहीं है। यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। तो ये निगेटिव नहीं है। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में तुमने देखा होगा कि इन्फिनिटिव निगेटिव नहीं होता है, बाद में कैन नॉट और कुड नॉट इसीलिए लगा करके उस सेंटेंस का सेंस लिया जाता है, मैनेज किया जाता है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस भी होता है जो निगेटिव इन्फिनिटिव लेता है। तो सीधा सा नियम है, अगर निगेटिव इन्फिनिटिव हो तो फिर आप उसको अफर्मेटिव बनाइए, फिर कैन नॉट और कुड नॉट मत बनाइए, फिर कैन करके बनाइए, नॉट ना लगाइए उसके साथ। अगर कहने का मतलब ये कि नॉट अगर पहले से लगा हो तो नॉट हटा देना है, और नॉट अगर ना लगा हो तो लगा देना है। तो ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है कि नॉट नहीं लगा होता है, तो हम नॉट ज्यादातर लगाते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, लेकिन इसमें आगे से नॉट लगा है, यहाँ लिखा है नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पहले यहाँ सेंटेंस में इसको अलग से यहाँ लोड कर लेता हूं, यानी डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड का ही जमाना चल रहा है, यही शब्द ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, नॉट टू सॉल्व
ऑल द प्रॉब्लम्स। और इस सेंटेंस के प्रति मुझे पता है बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं और इसका वेट करते रहते हैं, इंतजार भी करते रहते हैं कि इसको कौन बताएगा, किससे पूछें। कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसको वेट करेंगे कि ये कब बताया जाएगा। मतलब उनमें काफ़ी जो एक्साइटमेंट रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, जानना चाह रहे होते हैं कि इसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो इसमें नॉट लग करके आता है तो क्या अर्थ होता है, नॉट नहीं लगेगा फिर बाद में तो क्या अर्थ बनेगा। अर्थ तो समझ में आ जाता है लेकिन इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो हम ये तो नहीं कहते कि नहीं गारंटी की बिल्कुल दवा, ऐसी दवा मिलती है यहाँ जो कहीं नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। मतलब एक प्रयास रहता है और समझ में आ जाए तो मैं तो धन हो गया, ना आया तो कोई बात नहीं, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, कोई बात नहीं है। और कभी देखा जाएगा कि सारे पाप कभी धुल जाए गंगा में नहा के, कभी लोग ऐसा बताते हैं। अब ये भाई वैसे तो कोई गलती नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन ये है कि किसी काम को किया गया और काम ना हो तो वही मतलब गलत काम किया गया, पाप हो गया, मतलब किसी को बरगला रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कर तो मैं पूरी कोशिश रहा हूँ, नहीं होगा तो काम गलत हो जाएगा। अगर समझ में किसी को नहीं आया तो मैं मानूंगा कि नहीं मैंने गलती करी, गलत ढंग से समझाया या समझा नहीं पाया। और अगर आ गया तो बस बहुत अच्छी बात है, जीते जी स्वर्ग मिल गया ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। कोशिश है, कोशिश, ठीक है ना। देखिए जो टू का यूज होता है, जो टू का यूज होता है, एक बार रुक जाइए जरा, थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ। वो लड़के कह देते सर पंखे की आवाज आ रही, कुछ चल सा रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर मैंने फिर वो भी हटा दिया, मैंने कहा हटाओ, तुमको कोई दिक्कत हो रही है। मैंने सोचा तुम्हें दिक्कत हो रही है, फैन की आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, सुन नहीं पा रहे ठीक से। मैंने कहा इसको भी हटाओ, जिस जिस चीज की दिक्कत होती है बताना, उसको हटाता जाऊंगा कोई और चीज की दिक्कत हो रही है बताना, बोर्ड की दिक्कत हो रही है बोर्ड हटा दूंगा, मुझसे हो रही है मैं ही हट जाऊंगा, काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। जो टू का यूज होता है ना, टू का यूज ज्यादातर मतलब टू का यूज निगेटिवली होता है, नकारात्मक भाव में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ऐसी क्वालिटीज, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है जो अनडिजायरेबल होते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ही इज, वो बहुत बुद्धिमान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ही इज टू वाइज, गलत। वाइज होना एक अच्छी बात है, लेकिन टू एक निगेटिव सेंस में लिया जाता है, निगेटिवली यूज किया जाता है। टू इज अनडिजायरेबल एंड वाइज इज डिजायरेबल। इसका प्रयोग मतलब जो डिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं उनके साथ नहीं किया जाता। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, जितना जो इंटेलिजेंट हो, लेकिन वृद्ध होना, मोटा होना, गरीब होना, कमजोर होना, धीमा होना, ये अच्छी बात नहीं है। बात समझ रहे हो ना, कि अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि वो ही इज टू ओल्ड, वह अत्यधिक वृद्ध है, तब कहते हैं कि वह इतना वृद्ध है कि, तो अब चूंकि ओल्ड अनडिजायरेबल क्वालिटी है तो टू उसके साथ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंट डिजायरेबल क्वालिटी है इसलिए इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे देखिए हम देखते हैं यहाँ पे टू स्लो कर देते हैं, आ जाता है, टू वीक आ जाता है, जैसे टू फैट आ जाता है, जैसे टू ओल्ड आ जाता है। ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज जो अनडिजायरेबल होती हैं, जैसे टू पुअर हो गया आपका, जैसे टू प्राउड हो गया आपका, ये सभी अनडिजायरेबल क्वालिटी होती है। ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, ही इज टू स्लो टू रन ए रेस, ही इज टू वीक टू लर्न इंग्लिश, ही इज टू फैट टू सिट, ही इज टू ओल्ड टू रन। ऐसे करके होते ना, तो ये सभी मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ये इसका कॉमन यूज है और ये इसका अनकॉमन यूज है, अनकॉमन यूज। तो इसमें होता ये है कि जब ऐसा होता है तो अर्थ कैसे निकालते हैं, अर्थात सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए वह कम बुद्धिमान नहीं है,
तब हम अर्थ निकालते हैं कि वह इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं को हल कर सकता है। मतलब वो कम से कम इतना बुद्धिमान तो है ही है कि सारी समस्याओं को हल कर सकता है। तो यहां पर ये हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं इंटेलिजेंट है, टू लगा दिया तो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। क्योंकि इंटेलिजेंट जितना भी होगा उतना ही, जैसे हम टू फैट कर दें तो फिर अत्यधिक मोटा होना उचित बात नहीं है, अत्यधिक गरीब होना उचित बात नहीं है। इसी तरह से यहां पर जितने भी लिखे हैं इनके साथ इसी तरह का यूज टू का होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब ये चीज आती है तो ये निगेटिवली लेता है, निगेटिवली लेता है मतलब ये डिजायरेबल है और ये अनडिजायरेबल है। तो इसमें अर्थ यहीं से निकलता है कि सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए, ठीक। अब टू का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम। हम क्यों कह रहे हैं, होता तो ये ज्यादा है लेकिन कम इसलिए कि मतलब सभी समस्याओं को हल न कर पाने के लिए वो अत्यधिक बुद्धिमान है, ये तो हम कहेंगे अत्यधिक बुद्धिमान है। तो सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए अत्यधिक बुद्धिमान है, ये कैसा अर्थ? अगर हम ऐसा अर्थ निकालते हैं तो सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए अत्यधिक बुद्धिमान, नहीं नहीं, ये निगेटिव चला जाएगा। अब निगेटिव चला जाएगा, ये डिजायरेबल है, इसको क्या कर रहा है, ये डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड कर रहा मतलब नीचे को ला रहा है, नीचे को ला रहा मतलब कम कर रहा है। ध्यान से सुनिए, और कम कर रहा है का मतलब हम ये कहते हैं फिर कि सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान नहीं है। टू का मतलब यहां पर आप नॉट सेंस रखिए, टू का मतलब ये निगेटिव, और निगेटिव का मतलब हम ये यहां पर कहना चाहेंगे, देखो इनकी बात अलग है लेकिन इसकी बात अलग है क्योंकि इसके साथ डिजायरेबल क्वालिटी है। तो वो सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान नहीं है, अर्थात वो इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं को हल कर सकता है। ऐसे जाकर इसका अर्थ सेट होगा। तो ये इसके साथ इसको कम कर रहा है, मतलब इसको कम कर रहा है, वैसे उसकी क्वालिटी नहीं कम कर रहा है। अर्थ में मतलब हमको ऐसा अर्थ लेना है कि अर्थ इसका निगेटिव निकले, अर्थ इसका निगेटिव निकले, तब हम जाकर के इसको सही अर्थ दे पाएंगे। तो एक बार फिर सुन लीजिए, सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान नहीं है, ऐसा बोलना है आपको। तब आप ये कहो कम बुद्धिमान नहीं है का मतलब क्या हो गया, मतलब ज्यादा बुद्धिमान है। और ज्यादा बुद्धिमान जब इसको टू का जब हम 100 करेंगे तो वो इतना बुद्धिमान है कि अब बढ़ गया, लेकिन टू लगाया तो निगेटिव बोलो, डिग्रेड करके बोलो, डिग्रेड करके बोलो तभी समझ पाओगे। तो इसको निगेटिव नॉट यान नहीं है, लेकिन टू का सेंस निगेटिव होता है। जैसे हम कहते हैं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही है, लेकिन सी इज टू ब्यूटीफुल ये कॉम्बिनेशन गलत है, ऐसा यूज ही नहीं होता है। ही इज टू वाइज, ये ऐसा यूज ही नहीं होता है, किसी भी तरह से नहीं होता। ही इज टू टैलेंटेड, ये ऐसा यूज ही नहीं होता है। ही इज टू जीनियस, ऐसा होता नहीं है। मतलब टू का प्रयोग निगेटिव अर्थात वो जो अनडिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं उनके साथ किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि इसका ऐसा यूज, अब अर्थ इसका कैसे डिग्रेड करके बोल, डिग्रेड होना मतलब कम होना, अर्थात इसको निगेटिव अर्थ लेंगे। निगेटिव अर्थ का मतलब बुद्धिमान तो है लेकिन मतलब इसका मतलब कम नहीं है। तो ज्यादा जब उल्टा बोलेंगे तब सीधा जाएगा ना, सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि कम बुद्धिमान है गलत, या अत्यधिक बुद्धिमान है वो भी गलत। सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए अत्यधिक बुद्धिमान है, ये तो उल्टा हो गया। हल ना कर पाने के लिए ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं नहीं नहीं, हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान है, ये भी गलत है। इसलिए सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए कम बुद्धिमान नहीं है, अर्थात इसको भी आपको निगेटिव बोलना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस बनेगा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, नियम वही चलेगा, टू की जगह सो कर दिया, इंटेलिजेंट इसकी जगह एडजेक्टिव के बाद दैट आ गया, और दैट के बाद इसका आपको हट जाएगा, टू की जगह सिर्फ कैन लगेगा। नॉट है तो सिर्फ कैन लगेगा, नॉट ना होता तो कैन नॉट लगता है, यही वाला सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ये जाकर बनेगा। तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, उल्टा सेंटेंस जाएगा तब ये सीधा बनेगा। और इसके लिए बहुत समझने के लिए मतलब पॉजिटिव सेंस चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, देखो टीचर अपनी बात कर रहा है
लेकिन बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों रीजन होते हैं। जब आप टीचर के सेंस में चलेंगे तब उसकी बात आप समझ जाओगे। मैंने कहा टू, तुम कहीं भी पढ़ लेना, हमेशा हर जगह टू का निगेटिव यूज ही होता है। आइए इसमें देखते हैं। जैसे लिखा इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, मतलब ये अब देखिए गर्मी होना अच्छी बात नहीं है ना, तो ये इसका जो सेंस होता है, अर्थात हम ये कहते हैं कि बाहर जाने के लिए मुझे अत्यधिक, यानी मुझे बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, अर्थात ये है कि मेरे लिए गर्मी लिमिट से ज्यादा है, मैं नहीं जा सकता। तो गर्मी होना, अत्यधिक ठंड, इट इज टू कोल्ड जब आदमी बोलता है तो क्या उसका क्या मतलब बताइए। इट इज टू कोल्ड जब बोलता है, इट इज टू मच बोलता है, इट इज टू हॉट बोलता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अनबियरेबल हॉट, अनबियरेबल कोल्ड एंड अनबियरेबल मैटर या टॉकिंग या कुछ भी, अनबियरेबल बिहेवियर जब टू मच बोलता है तो उसका अनबियरेबल बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही आया ना? नहीं, मतलब टू हॉट अर्थात ऐसी गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, टू कोल्ड ऐसी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्थात इसमें नहीं अपने आप आएगा, नहीं लगा हो चाहे न लगा हो। इसी तरह से टू में नहीं अपने आप आएगा। तो नहीं जब हम बोलते हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं कि सभी समस्याओं को हल ना कर पाने के लिए वो कम बुद्धिमान नहीं है, ये ऐसा करता है। तब इसका अर्थ ये आता है, तब यहां पर जाकर के तब वहां उसका सही अर्थ आता है। अब यह बन गया है, फिर भी एक सेंटेंस पे बहुत ज्यादा टाइम देना काफी हो जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा कमेंट करिए, मैं फिर किसी एक्सरसाइज में ले लूंगा। नहीं आएगा तो, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। इसका इसी तरह अर्थ निकाल सकते हो और इसका कोई दूसरा माध्यम और दूसरा तरीका नहीं है। और अगर किसी के पास हो तो आप मुझे भी कमेंट करके बताइए कि सर इसको ऐसे बोलेंगे या इसका ये सेंस होता है, यहां पर ये लॉजिक। अगर किसी के पास और कोई नया लॉजिक हो तो कृपया कमेंट करके उसको जरूर बताएं। फिलहाल और जहां तक संभावना है, ये मेरी बात है कि 99% उसके पास लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं होता नहीं है। ये तो एक अपना एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर निकला, और यही वजह है इसकी, संभवतः यही वजह है। मैं 1% छोड़ रहा हूं क्योंकि संभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि ये सेंटेंस इसी तरह से लिया जाएगा, तब उसको सही हम बना सकते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस का दौर खत्म हुआ, अब आगे चलते हैं। अब देखिए चौथा सेंटेंस चलेगा। इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। अभी वैसे ही चल रहा सब। अब यहां पर क्या करेंगे? इट वॉज सो हॉट, ठीक। अब यहां पर दैट लगा, दैट के बाद अब जब कभी इस तरह के फ्रेज आपको देखें, फॉर मी, फॉर हर, फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, ऐसे करके जब भी दिखे तो इनको चेंज कर लिया जाता है। इनको चेंज कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? अगर फॉर मी है तो इसको आई में, अगर फॉर हर है तो इसको सी में, अगर फॉर हिम है तो इसको ही में, अगर फॉर अस है तो इसको वी में, अगर फॉर यू है तो इसको यू में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर फॉर देम है तो ये दे बन जाता है, और अगर फॉर इट है तो ये इट ही रहता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। इस तरह से प्रोनाउन बदल लिए जाते हैं। तो यहां जब फॉर मी हो, क्योंकि इससे पहले हमने नियम क्या पढ़ा था कि पहले क्लॉज को जो सब्जेक्ट होता है उधर ले लिया जाता है। पहले क्लॉज को जो सब्जेक्ट होता है, हाउस के बदले हमने सब्जेक्ट क्या लिया था? इट लिया था, क्योंकि हाउस एक न्यूट्रल जेंडर है। यहां पर ही को ही लिया गया, यहां पर ही को ही लिया गया। तो यहां पर नियम पहले वही था। अब धीरे धीरे मतलब चेंज आता है, नियम बदलते हैं तो नई चीज आती है। अब यहां पर नई चीज है, अर्थात यहां पर आप दैट के बाद तुरंत ये सब्जेक्ट नहीं लोगे। अगर फॉर मी करके दिया है या फॉर हर दिया है, फॉर हिम दिया, और यहां दिया रहता है, अगर दिया है तो फिर इसी का सब्जेक्ट आप बनाइए यहां पर, क्योंकि वो ये कह रहा है
ये कह रहा है कि मेरे लिए बाहर जाने को अत्यधिक गर्मी है, अर्थात मुझे बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी। अब देखिए किसी के लिए हो अथवा ना हो, कभी कभी ऐसा बना देता है, देखो सेंटेंस, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इन दोनों वाक्यों में अंतर है, इसमें सिर्फ मेरे लिए गर्मी है, इसमें किसी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ये कह रहा है इट इज टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है। अर्थात ये पर्सनली किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा है कि मतलब बाहर जाने के लिए उसके लिए गर्मी है, या वो नहीं जा सकता, या मैं नहीं जा सकता, या तुम नहीं जा सकते। तो दोनों को बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ फॉर मी होगा तो आई हो जाएगा, टू हटेगा, यहाँ पर कैन नॉट लग जाएगा अगर यहाँ पर इज है तो, लेकिन यहाँ इज नहीं है। देखो ये गलती होती है, जब मैं कर रहा हूं तो तुम तो कर ही सकते हो। अब ऐसा तो हो नहीं कि कि मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते हो, है ना। ये कहना थोड़ा सा संयुक्त होगा, कहना मुझसे हो सकती है लेकिन तुमसे कदापि नहीं हो सकती। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो करते ही रहते हैं कि मतलब गलती हो गई, और बोर्ड में लिखने में ज़्यादातर इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट, और फिर यहां पर कर देंगे गो आउट, फिर ये कर दिया। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इट इज सो हॉट दैट। अब यहां पर सब्जेक्ट बदलेगा, ऐसा नहीं है कि इट आ जाएगा, यहां पे इट नहीं आ जाएगा, यहां पर लगाएंगे हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब किसी के लिए भी कर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे नन कैन गो आउट, नन कैन गो आउट। अब इसका नॉट कहां चला गया, नॉट का मतलब यहां पे आ गया, इसी में आ गया, और कैन अकेला लगा दिया, जो निगेटिव कैन नॉट यहां पर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये लिखा है नन, तो अब यह वो नो वन, नो और वन को मिला है नन हो गया, ठीक है ना। अब चाहो कि नहीं यहां पर हमको नॉट यहीं पे लगाना है, तो यहां पर आप लगा सकते हो वन, वन का मतलब कोई भी हो गया, वन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, किसी के लिए यूज होता है। तो इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, जिस तरह से यहां पर प्रयोग किया जा सकता है। और एक ऐसा करके बना सकते हो, इट चाहो तो इट भी लगा दो, अगर मान लीजिए नहीं मान रहे तो इट कैन नॉट बी, और फिर कर सकते हो गॉन, और फिर कर सकते हो आउट। इट कैन नॉट बी गॉन आउट, बाहर नहीं जाया जा सकता, पैसिव फॉर्म में जाकर बनेगा, और वो पैसिव फॉर्म इसी का बनता है, इसका नन चला जाता है उस तरफ, इट यहाँ अपने मान से डमी सब्जेक्ट बना लेते हैं, कैन को कैन बी, चूंकि इसका नॉट इसमें आ जाता है तो कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और आउट करके होता है। लेकिन इतनी जहमत नहीं पालनी चाहिए, नन कैन गो आउट सीधे शॉर्टकट में सेंटेंस बनाया, काम खत्म कर दिया। तो हो गया इट इज सो हॉट दैट नन कैन गो आउट, तो यहाँ नन लगेगा, लेकिन यहाँ नन नहीं लगेगा, यहाँ फॉर्मी दिया तो आई लगेगा, और यहाँ फॉर्मी का आई नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि फॉर्मी दिया नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो इस तरह से जब कभी ये फ्रेजेस आते हैं, यानी प्रोनाउन के साथ पहले फॉर करके लगा हो अगर किसी के, अब मान लीजिए अगर आपका फॉर करके नहीं लगा, यहाँ मी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का नेम दे देता है, मान लो फॉर राजू दिया है ऐसे, तो इट वॉज टू हॉट फॉर राजू टू गो आउट, तो कोई समस्या नहीं है। जहां पर आपने क्या लिखा हुआ आई, यहां पर आप हटाइए, यहां पर लिख दीजिए राजू, तो यहां पर हो जाएगा इट वॉज सो हॉट दैट राजू कुड नॉट गो आउट। अगर किसी का पर्सनल नेम दिया है तो नेम आ जाएगा, प्रोनाउन दिए हैं तो बदल कर ये हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। और जितने ये सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं ये सब रिवर्स होंगे, कब कब जब ये कहा जाएगा कि सो दैट हटा करके टू टू लगाओ, तो वो बहुत ईजी होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये सेंटेंस बना रहे हैं, अब ये सेंटेंस बन गया, फिर ये इसका सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि सो दैट हटाकर टू का इस्तेमाल करो। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, ये सिंपल सेंटेंस बना है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, इट इज टू हॉट टू गो आउट, ये सिंपल है, और जितने सो दैट वाले बन रहे हैं वो सब कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी इंटरचेंज इसी में आता है, तब आप ऐसे सेंटेंस उसमें पढ़ेंगे, अनिश्चित तौर पे पढ़ेंगे। जैसे हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, पैसिव से फिर एक्टिव में आते हैं, इसी तरह से टू टू को हम सो दैट करते हैं, और सो दैट को पलट करके फिर टू टू करते हैं। तो उसमें यही करते हैं कि सो हटाया और टू लगाया, हॉट बना रहेगा, दैट अपने मन से लगा दिया था, इसको हटा दिया, इसके बाद ये अपनी तरफ से लगाया, जो अपनी तरफ से लगाते जाओ वो हटाते जाओ, इसको हमने हटा दिया,
ये भी अपनी तरफ से लगाया था, हटा दिया, लेकिन ये पहचान होनी चाहिए कि ये वर्ब दी हुई है, इसके पहले टू आएगा, तो बच जाएगा इट इज हॉट, यहाँ पर इट इज टू हॉट और फिर टू गो आउट, वही सेंटेंस जा करके मिल जाएगा। यानी जितनी मतलब तुमने जो परिवर्तन तुमने किए, जितने चेंजेस किए, वो सभी आपको पलटा देना है, वही आपको हटाते जाना है, जो चीज़ आपने हटाई थी वो लाते जाना है, जो चीज़ आपने लगाई थी उसको हटाते जाना है, बस यही प्रक्रिया होती है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बाद में कोई पढ़ाने का टॉपिक नहीं बनता है, क्योंकि यही सब रिवर्स कर देते हैं, तो वही तुरंत हम फिर उसी जगह पे पहुंच, जो एक्टिव से पैसिव बना लेता है वो पैसिव से एक्टिव क्या पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। जो पैसिव से एक्टिव, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेता है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है, इनडायरेक्ट में जितनी चीजें, जितने रूल्स फॉलो करें वो सब हटा दीजिए, पलटा के फिर वहीं कर दीजिए, फिर पहुंच जाओगे, तो ये प्रक्रिया होती है। अब यहां पर सेंटेंस आया, कुछ सेंटेंस देखिए कैसे होते हैं, यहां पर आपको इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर से देखना है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके साथ में इन्फिनिटिव नहीं दिया रहता, अभी तक सब में इन्फिनिटिव दिया था, टू बी, टू लिसन, टू सॉल्व, टू गो आउट। इससे पहले जो कल पढ़े थे, तो बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं सभी में इन्फिनिटिव होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इन्फिनिटिव दिया रहता है तो उस समय उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको मतलब आसानी से बन जाता है, कैन नॉट और कुड नॉट करके वही जो नियम है, टू की जगह सो करके फिर एडजेक्टिव रखा, फिर दैट के बाद सब्जेक्ट कोई प्रॉपर रखा या पहली क्लॉज का सब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे करके वो बन जाता। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आया सेंटेंस में, यहाँ देखिए हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, इसके साथ इन्फिनिटिव नहीं दिया है, द वेदर इज टू हॉट, इसके साथ भी इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी बात करें। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो भाव के अनुसार बदले जाते हैं, आंसुओं के लिए उसका दुख अत्यधिक गहरा है, मतलब हो क्या गया यहाँ पर, ये हो गया कि आंसुओं के लिए उसका दुख अत्यंत गहरा है। इसमें सेंटेंस खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। कैसा क्रिएट करेंगे कि हम उसका पहले भाव समझ लेंगे। आंसुओं के लिए उसका दुख अत्यंत गहरा है, मतलब ये हो गया कि उसका दुख इतना गहरा है कि वो इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। उसका कभी कभी फॉर टीयर्स लिखा है, कभी फॉर वर्ड्स लिखा होता है, अर्थात शब्दों के लिए उसका दुख अत्यंत गहरा है, तो उसका दुख इतना गहरा है कि वो इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे करके ये चीजें आ जाती हैं परिवर्तन के तौर पर। तो यहां पर सेंटेंस को खुद ही पहचानना है। देखो, बिना पढ़ाई में असावधानी काम नहीं करती, पढ़ाई में गैर जिम्मेदारी का कोई जगह नहीं है, पढ़ाई में लापरवाही का, आलस्य का, अकर्मण्यता का, ठीक है ना, नॉनसेंस का कोई स्थान नहीं है। जो ये फॉलो करता है वो पढ़ नहीं रहा, या फिर वो पढ़ने का तरीका जानता नहीं है। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये चीज बहुत ही जिम्मेदारी से देखनी पड़ती है कि सेंटेंस कैसा, उसका प्रकार कैसा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, तो यहां पर क्या बनेगा, हिज सारो इज, फिर आ गया टू डीप, तो हो गया सो डीप दैट, अब यहां पर आ गया हिज है उसका, तो यहां पर ये प्रोनाउन हिज दिया है कि उसका दुख, तो वही व्यक्त करेगा, तो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट, ही कैन नॉट लगाते हैं तो कैन नॉट आ जाएगा, और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने क्या होता है, व्यक्त करना, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, और फिर लग देंगे इट इन टीयर्स। अब क्या हो गया, ये उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में नहीं व्यक्त कर सकता, इस तरह से आता है। अगर फॉरवर्ड्स दिया हो, एक आध सेंटेंस मतलब ऐसे होते हैं, तो सेंटेंस के जितने जो प्रकार होते हैं वही प्रकार उसमें फॉलो कर दिए जाते हैं। तो जो छोटे छोटे थोड़े बहुत जो भी नियम आएंगे वो सभी उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सेंटेंस को हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। अब देखिए छठवां दिया, द वेदर इज टू हॉट। तो ये जो ऐसा वाक्य होता है, इसके वाक्य में पहले बता दें कि इसके वाक्य में क्या करते हैं। एक तो टू को आप चेंज करके ओवर कर सकते हैं, यहां पर बताएं, वहां पे जगह नहीं।
इस वाक्य की बात केवल हो रही है। अब इसमें देखिए ये अलग भाव था, इसमें ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है। द वेदर इज टू वॉट, मतलब इसमें ऐसा कोई भाव नहीं है, आंसुओं में व्यक्त करना और शब्दों में व्यक्त करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इन्फिनिटिव न दिया, एडजेक्टिव दिया हो, एडवर्ब दिया है, एडजेक्टिव दिया, लेकिन आगे इन्फिनिटिव नहीं दिया, तो जब आगे इन्फिनिटिव न दिया हो तो करते क्या है, जब आगे इन्फिनिटिव न दिया हो तो ऐसे में क्या करते हैं, टू को ओवर में बदल दो, बस बात खत्म। या फिर टू को एक्सट्रीमली में बदल दो, बात खत्म। या फिर टू को एक्सेसिवली में बदल दो, और ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसके बाद टू को हटाओ, यानी इसको पूरा खत्म करो, इनको पूरा खत्म करो, ये लगाओ, इसको पूरा खत्म करो, ये लगाओ, इसको पूरा खत्म करो, ये लगाओ, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ठीक, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, और इसको पूरा खत्म करो, और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाओ, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये पूरा फ्रेज लगाओ। देखो टू क्या होता है, लिमिट से बाहर होता है। जब कोई टू प्रयोग करता है तो वो चीज जब लिमिट पार कर जाती है तभी प्रयोग किया जाता है, हैं? तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे हम कहते हैं ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, ही इज टू पुअर, इट इज टू मच, इट इज टू कोल्ड। देखिए सर्दी तो होती है, लेकिन जब अनलिमिटेड हो जाती है, लिमिट से ज्यादा चली जाती है, तब टू कोल्ड कहा जाता है। गरीब तो सभी हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गरीब है, यानी अत्यधिक गरीब है। कमजोर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ही इज टू वीक जब कहा जाता है तो वो ज्यादा कमजोर। मोटे तो सभी होते हैं, लगभग तमाम लोग होते हैं, लेकिन ही इज जब कहा जाए ही इज टू फैट या सी इज टू फैट, तो मतलब वो लिमिट से ज्यादा मोटा है या ज्यादा मोटी है, ये चीज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वही चीज ओवर हो गई, अर्थात वो टू जो सेंस रखता है वो ओवर में चला गया। एक्सट्रीमली भी, एक्सट्रीम जो है वो भी बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक ओवर पॉइंट माना जाता है। तो एक्सट्रीम, एक्सेस, एक्सेस तो सभी जानते हैं, एक्सेस माने अधिकता होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। तो वो एक्सेसिवली वही चीज हो गई, किसी चीज की अधिकता माने अत्यधिकता, अत्यधिकता को ही एक्सेसिवली कहा जाता है। और लास्ट में जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं टू को हटाकर, तो कहा जाता है उचित सीमा से परे। और उचित सीमा से परे का मतलब हर एक चीज की सीमा होती है, और उससे भी ऊपर चला गया तो वो फिर बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है। तो यहाँ पर इन चार चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बना सकते हैं हम कोई भी एक चीज लगा, इसको हटा दें आप अगर चाहें तो यहाँ पर ओवर लगा सकते हैं, चाहे तो एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, चाहे तो एक्सेसिवली लगा सकते हैं, और चाहे तो इसको हटाइए और सीधे ये वाला पूरा फ्रेज उठा करके इसके पास यहाँ पे बाद में लगाइए। यानी द वेदर इज ओवर हॉट, सही है। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तब भी सही है। द वेदर इज एक्सेसिवली हॉट, तब भी सही है। और द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये थे इसके चार तरीके। अब पांचवा तरीका डिग्री में आता है, ठीक है ना। पांचवा तरीका जो डिग्री में आएगा वो कैसे बनेगा, द वेदर इज hotter than it should be, अर्थात हॉटर क्या हो गया, अत्यधिक हो गया, ठीक। देन इट शुड बी, इसे होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बाद में इट शुड बी अपनी तरफ से लगाया जाता है, अर्थात इसे जितना होना चाहिए उसकी तुलना में वेदर अत्यधिक गर्म है, यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है। तो जितना होना चाहिए एक सामान्य सीमा से ज्यादा हो गया। जैसे हम ये कह दें सी इज टू फैट, तो ये बन जाएगा जाकर के सी इज फैटर देन शी शुड बी। चूंकि यहां वेदर था इसलिए ये ईट आ गया है, यहां पर सी है इसलिए यहां पर सी आ गया है। इसमें खास बात ये है कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
ये भी हो जाता है। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स के नजरिए से क्या होता है, लड़का यहाँ इसको पढ़ तो रहा है, लेकिन वहां जब इसका सिंपल का कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाएगा तो अटक जाएगा कि यार ये सिंपल कैसे बनेगा और इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। अभी जो चारों तुम बनाए थे, सी इज ओवर फैट, द वेदर इज ओवर हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सेसिवली हॉट, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, वो सब सिंपल थे। लेकिन अगर इसी को कहे कि कॉम्प्लेक्स बनाए तो फिर आपको यही बनाना पड़ेगा। अगर इसको कोई कहेगा कि कॉम्प्लेक्स बनाइए तो फिर ओवर काम नहीं करेगा, एक्सट्रीमली काम नहीं करेगा, एक्सेसिवली काम नहीं करेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट काम नहीं करेगा। फिर आपका काम करेगा ये द वेदर इज हॉटर देन इट शुड बी। फिर ये कंजंक्शन का काम करेगा, एक क्लॉज इधर हो गई, एक क्लॉज इधर हो गई। चमत्कार। अर्थात ये सारी चीजें जब आने लगती हैं तो फिर ग्रामर में पकड़ बढ़ने लगती है। तो ये इसका पांचवा प्रकार है। सी इज फैटर देन सी शुड बी, उसे जितना होना चाहिए उसकी तुलना में वो अधिक मोटी है। तो सी इज फैटर, वो अधिक मोटी है, देन सी शुड बी, उसे होना चाहिए उसकी तुलना में, तो उसे होना चाहिए उसकी तुलना में वो ज्यादा मोटी है, अर्थात लिमिट से ज्यादा मोटी है। बस इस तरह का सेंटेंस, ये पांचवा प्रकार। अब सेंटेंस लास्ट आ गया, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, अर्थात कोई भी सीखने के लिए अत्यधिक वृद्ध कभी नहीं होता है। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये सातवां ही सेंटेंस है। वन इज बनाने का तरीका बिल्कुल वही है पुराना वाला, टू की जगह क्या किया, सो किया, ओल्ड किया, ठीक। अब जब यहाँ वन दिया होता, देखो अभी एक जगह हमने पढ़ा था तो हमने वहां नन किया था, ठीक है ना, इट इज टू हॉट टू गो आउट, तो वहां नन हो गया था। अब यहाँ वन इज नेवर सो ओल्ड, दैट लगाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। अब फिर यहाँ पर वन लिखेंगे, वन कैन नॉट लर्न, नॉट लर्न। होता क्या है यहाँ पे, वन देने का मतलब होता है कि अगर हमने प्रारंभ में किसी भी सब्जेक्ट को वन मान लिया है, या किसी भी सेंटेंस में प्रारंभ में अगर सब्जेक्ट उसका वन है, तो जितने भी अगर हम उसी की बात कर रहे हैं तो बाद में उसके लिए जितने भी हमको अर्थ देने हैं या सब्जेक्ट की चर्चा करनी है तो वो वन के रूप में ही रहना चाहिए। फिर वहाँ पर ही या सी ऐसा करके नहीं आता। तो यहाँ वन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी वन सब्जेक्ट दिख रहा है, तो जांचने वाला, देखने वाला, सेंटेंस को चेक करने वाला सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। हालांकि हम नन कर सकते हैं कि वन इज नेवर सो ओल्ड दैट नन कैन, लेकिन ये जो वन लिखा है ना तो वो सिंगुलरली यूज किया जा रहा है। नन थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, दायरा बढ़ा देगा, कहने का बात वही है, बात वही है, अर्थ लगभग वहीं पहुंचाएगा, लेकिन सेंटेंस का लुक बिगड़ जाएगा। और लुक बिगड़ने का मतलब है कि कुछ तो बिगड़ गया ना, मतलब उसको कुछ तो डिस्टर्ब हो गया। जब आप खुद ही पढ़ो, जब आप ये कहोगे कि वन इज नेवर सो ओल्ड दैट नन कैन लर्न, तो उल्टा हो गया ना, मतलब कुछ बन नहीं रहा। हालांकि नो प्लस वन मिला करके ही नन बनता है, लेकिन नहीं, वन दिखना चाहिए, सिंगुलर है और सिंगुलर है, वन एज अ सब्जेक्ट है और सिंगल है, किसी पर्सन की तरह हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वह पर्सन अननोन है, अर्थात इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये नहीं पता किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन किसी के लिए तो कह ही रहे हैं ना, इसलिए हर किसी को हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न, यही बनाना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर नन लगाता है या एनीवन लगाता है, संभवतः सेंटेंस गलत माना जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस सिंटैक्स में जरूर फंसते हैं और फंसाए जाते भी हैं, ये मानकर चलिए, जो कि एक कंपटीशन का बेस बनता है और कंपटीशन में यही सारी चीजें आती भी हैं। तो ये आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई, ठीक। कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई समस्या, कहीं पर भी कोई उलझन, कुछ भी आपको हुआ है तो कमेंट करके बताइए, संभवतः उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई पॉइंट छूटे ना और सब सीरियल से समझ में आता चला जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को। और जहाँ जहाँ बताया है, अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई, रिवर्स करके आप सुनिए और गौर से सुनिए। कभी कभी बच्चे ध्यान से सुन नहीं पाते हैं और कमेंट भी कर देते हैं कि सर ऐसा कहा, ऐसा नहीं, ऐसा है ना। पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर कोई चीज़ अगर फंस रही है तुरंत कमेंट करिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए जो आपने लाइक किया हुआ है, हालांकि किया तो नहीं है किया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद कहूँ तो कर दो, लेकिन फिर भी किया या नहीं किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।